तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। मैं सन्नी कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर मैं आपको अपने चैनल क्रिएटर्स के माध्यम से और चाणक्य द टॉपर्स फॉर आर्ट्स क्लासेस के माध्यम से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। यह हमारा जो 74वां स्वतंत्रता दिवस है, यह हम सबके लिए काफ़ी खास भी है, क्योंकि यह कोरोना काल में मनाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मनाया जा रहा है। और पहली बार ऐसा मौका होगा कि 15 अगस्त से जब प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे तो शायद उनके सामने वो भीड़ नहीं दिखेगी जो आज तक दिखती आई है। चलिए, तो चूँकि 15 अगस्त का मौका काफ़ी ख़ास मौका है, तो एक कहानी से जुड़े हुए हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। क्या आपके मन में कभी यह बात आई है कि आखिर भारत को ब्रिटेन ने स्वतंत्रता करने के लिए स्वतंत्र करने के लिए जो दिन चुना, अर्थात ब्रिटेन ने भारत को जब स्वतंत्रता देनी चाहिए, वो तारीख उसने 15 अगस्त ही क्यों चुना? आखिर 15 अगस्त से क्या रिलेशन है ब्रिटेन का या भारत का? देखिए, कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, जो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में ख़त्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समक्ष में एक गुट में जिधर जापान हुआ करता था, जापान अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली और ताकतवर समझता था। इसी कि ताकतवर समझने के क्रम में उसने अमेरिका पर भी हमला कर दिया था 1941 आते आते, और अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा था। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस ये सारे एक ही गुट में हुआ करते थे, जबकि जर्मनी, जापान, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया ये सारे एक गुट में हुआ करते थे लोग। जापान जब द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ रहा था, तो वह अंतिम देश जिसने ब्रिटेन के समक्ष या द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, वो जापान ही था। 15 अगस्त 1945 का वह दिन था जब अंतिम देश यानी दूसरे गुट का अंतिम देश अर्थात जापान ब्रिटेन के समक्ष आत्मसमर्पण किया, और उसके कुछ दिन बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया और मित्र राष्ट्र की विजय हुई। इससे पहले जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने 2 बार परमाणु बम गिरा चुका था, एक 6 अगस्त 1945 को, एक 9 अगस्त 1945 को। इसी से जापान की सारी शक्ति टूट गई। जापान अपने आप को संहारने के लिए अपने आप को मजबूर कर गया, और 15 अगस्त 1945 को जापान ने ब्रिटेन के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार कर ली, अर्थात आत्मसमर्पण कर दिया। चूँकि 15 अगस्त का यह दिन ब्रिटेन से 1945 से जुट गया, इसीलिए जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद में पारित होता है, तो भारत को स्वतंत्र करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो तारीख चुनते हैं, वो तारीख था 15 अगस्त। 15 अगस्त उनके लिए अब 2 बातों से यादगार रहा। एक, जब उनके सामने जापान ने आत्मसमर्पण किया था, और एक, जब वो भारत को आज़ादी की घोषणा कर दिया और आज़ाद कर देंगे उस तारीख को। इसीलिए ब्रिटेन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो दिन चुना, वो था 15 अगस्त। बहरहाल, अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पर। हमारा जो चैप्टर 1 का अंग शक्ति ऊर्जा संसाधन चल रहा था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने शक्ति ऊर्जा प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके देख लिए थे। जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले कि कोयला से विद्युत कैसे तैयार होता है, कोयले की टॉपिक हमने पढ़ लिया था। कोयला के बाद हमने पेट्रोलियम पढ़ा था। पेट्रोलियम के बाद हमने प्राकृतिक गैस पढ़े थे। प्राकृतिक गैस के बाद हमने जल विद्युत परियोजना पढ़ी थी। और आज हम लोग को जिस टॉपिक को पढ़ना है इस चैप्टर में, वो है परमाणु ऊर्जा। देखिए, कहा जाता है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि परमाणु रिएक्टर होता है या नाभिकीय रिएक्टर जिसे कहा जाता है। इसमें बहुत सारे परमाणविक खनिज जैसे वैनेडियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, मोनोजाइट, ऐसे बहुत सारे खनिज, परमाणविक खनिज मिला दिए जाते हैं, और न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन को आपस में टकराया जाता है। एक न्यूट्रॉन से दूसरे न्यूट्रॉन को टकराया जाएगा तो 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ऐसे ही करके बहुत सारे न्यूट्रॉन आपस में विखंडित होते हैं, टूटते जाते हैं। टूट टूट कर ये जिस ऊर्जा का तैयार करते हैं, उसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। देखिए, जब नाभिकीय रिएक्टर में उच्च अनुभार वाले परमाणु आपस में टकराते हैं तो विखंडन होता है, यानी नाभिकीय विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
ऊर्जा की प्राप्ति करने के कौन से परमाणु खनिज हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें वैनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनोजाइट इन सभी खनिजों की आवश्यकता होती है। तो परमाणु ऊर्जा कैसे तैयार होती है? तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के सबसे बड़ा तरीका यह है कि हमारे पास उच्च अनुभार वाले ऊर्जा परमाणु खनिज होने चाहिए और ये आपस में टकराकर न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन को टकराकर विखंडित कराया जाएगा और कई सारे न्यूट्रॉन आपस में मिलकर ऊर्जा तैयार करेंगे, जिसके लिए इन सारे खनिजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। दो ऑब्जेक्टिव जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोनोजाइट सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाया जाता है? केरल में, और इसके साथ साथ तमिलनाडु में भी पाया जाता है। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक मोनोजाइट किस राज्य में पाया जाता है, तो केरल में। या केरल किस लिए प्रसिद्ध है? तो मोनोजाइट परमाणु खनिज के लिए। अगर जादूगोड़ा की बात करें, झारखंड के जादूगोड़ा की, तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इससे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार किस स्थान पर स्थित है? तो भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादूगोड़ा में स्थित है। तो सबसे अधिक मोनोजाइट केरल में पाया जाता है, इसके साथ साथ तमिलनाडु में पाया जाता है। और भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार कहाँ पर है? तो जादूगोड़ा में। अब आते हैं लोग अगले टॉपिक पर। टॉपिक यह कहता है कि वह कौन सा ऐसा जगह था जहाँ पर पहली बार परमाणु विद्युत ऊर्जा मशीन यानी कि संयंत्र स्थापित किया गया? तो 1955 का समय, 1955 भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र में। और यह भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला परमाणु विद्युत गृह कहाँ संयंत्र स्थापित हुआ था, तो परमाणु विद्युत गृह भारत का पहला तारापुर नामक स्थान पर स्थापित हुआ था। यानी कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह जो महाराष्ट्र के मुंबई में है, वहीं पे भारत का यानी कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह संयंत्र स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त 3-4 आपको और याद करने हैं, जैसे राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह राजस्थान में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में और काकरापारा परमाणु विद्युत गृह गुजरात में है। इसी को याद करते हैं लोग। रॉ से राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह रॉ से राजस्थान में है। कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है। बिहार का एक पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, और यह हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी राज्य है, लेकिन जनसंख्या सबसे बड़ा राज्य है। तो बिहार के पड़ोसी राज्य में एक अजीब से नाम से परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया, जिसका नाम है नरौरा। तो नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। और मोदी जी का संबंध इस राज्य से अर्थात गुजरात में काकरापारा परमाणु विद्युत गृह है। तो राणा प्रताप सागर राजस्थान में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में और काकरापारा गुजरात में। इसके अतिरिक्त तारापुर मुंबई महाराष्ट्र में 1955 में। परमाणु विद्युत ऊर्जा के बाद आते हैं हम लोग सौर ऊर्जा पर। कहा जाता है कि एक सोलर की प्लेट जो होती है, जिसको फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है, उस पर आपने देखा होगा इस प्रकार की डिजाइन बनी रहती है। बीच में जो वाइट कलर का जो सिल्वर टाइप का चमकता रहता है, वो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है और इसके साथ जर्मेनियम भी तो अर्धचालक ही होता है, लेकिन सिलिकॉन की परत उस फोटोवोल्टिक सेल अर्थात सोलर प्लेट पर लगाई जाती है, जो सूर्य से प्राप्त होने वाली प्रकाश जब इस पर पड़ती है, उसी प्रकाश ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिसे हम बैटरी में संचित कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट पंखा आप उसे चला सकते हैं लोग। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके क्या है? कहा जाता है कि जब फोटोवोल्टिक सेल अर्थात ऐसे सोलर प्लेट पर इस प्रकार के जब फोटोवोल्टिक सेल पर सूर्य की किरण पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें से जो प्रकाश प्राप्त होती है, उस प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। सूर्य ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सोलर प्लेट पर सिलिकॉन की परत लगाई जाती है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और यह बहुत फेमस क्वेश्चन है कि सोलर प्लेट पर किस चीज़ की परत चढ़ी रहती है? तो सिलिकॉन की परत चढ़ी रहती है। अगर यह पूछा जाए कि सौर ऊर्जा की सबसे अधिक संभावनाएं किस राज्य में हैं, तो गुजरात के साथ साथ राजस्थान वह राज्य है जहां सौर ऊर्जा की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे अधिक पूछा जाए तो राजस्थान में सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाएं हैं। अब आते हैं हम पवन विद्युत ऊर्जा पर। खुले मैदान वाले क्षेत्रों में यानी कि राजस्थान तमिलनाडु के क्षेत्र में 3 गो पवन चक्की होती है। मतलब कि एक पाइप होता है और उस पर 3 गो पवन चक्की रहती है, पंखा का डायना लगा रहता है और ये घूमता है। इसके घूमने से नीचे टरबाइन चलता है और वहाँ विद्युत तैयार की जाती है।
लिखा है कि खुले स्थान वाले क्षेत्र में पवन चक्की के द्वारा विद्युत तैयार किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश भी है। यह बात भी हमारे लिए बहुत अच्छी गर्व की बात है कि सबसे अधिक पवन से द्वारा विद्युत ऊर्जा किस देश में तैयार की जाती है, तो भारत में। और पवन ऊर्जा के अनुकूल परिस्थितियाँ वहीं हैं, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात राज्य में। अब आते हैं लोग ज्वारीय या तरंग ऊर्जा पर। देखिए, आप लोग उससे पहले दो शब्द सुने होंगे, एक ज्वार और एक भाटा। कहा जाता है कि समुद्र का पानी जब आगे की तरफ आता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब पीछे की तरफ लौटता है तो उसे भाटा कहते हैं। जो पृथ्वी है उसका चक्र लगाता है चंद्रमा। पृथ्वी के चक्कर लगाने के क्रम में चंद्रमा कभी कभी पृथ्वी के काफ़ी निकट चला आता है। इस कारण क्या है कि चंद्रमा और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। क्योंकि पृथ्वी उससे आयतन में बड़ी है तो पृथ्वी को तो वो खींच नहीं पाएगा, इसीलिए पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल है तो वहीं जल चंद्रमा की तरफ खींचकर आगे बढ़ जाता है, और यह प्रतिदिन यह घटना होती है। तो ज्वार पृथ्वी के यानी समुद्र के पानी का आगे बढ़ना ज्वार और पीछे आना भाटा कहलाता है। और यह भी आप याद रख सकते हैं कि हर 12 घंटा 26 मिनट पर एक बार ज्वार आता है, और हर 6 घंटा 13 मिनट पर एक बार समुद्र में भाटा उत्पन्न होता है। और यहीं जब चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रयोग करके पानी को खींच रहा होता है, उसी ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत तैयार करना ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा कहलाता है। देखिए, लिखा है कि ज्वार ऊर्जा या तरंग ऊर्जा जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र की लहरें आगे की तरफ या पीछे की तरफ आती जाती रहती है। इससे क्या होता है कि जो समुद्र की लहरें हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, जिसे ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा कहते हैं। अब आते हैं लोग बायोगैस ऊर्जा पर। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू या बायोगैस ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है, जिसका मुख्य रूप से गोबर गैस प्लांट इसे कहते हैं। जिसमें जिस गैस की हमें प्राप्ति होती है वह मीथेन गैस, यानी कि जितने कचरे हैं कृषि से अपशिष्ट, पशु, मानव, घरेलू कचरा, इन सभी को मिलाकर बायोगैस या गोबर गैस प्लांट तैयार होता है, जो मुख्य रूप से किस गैस का उत्सर्जन करता है, तो मीथेन का। और याद रखें, गोबर गैस प्लांट मुख्य रूप से मीथेन संबंधित है। यह बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चैप्टर का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। किसी प्रकार की कठिनाई के लिए कमेंट करके अवश्य बताएं। अब आते हैं हम लोग बुक्स ऑब्जेक्टिव पर। देखिए, बुक्स ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। पहला कह रहा है कि खनिज तेल का विशाल भंडार कहाँ है, तो हमने पढ़ा था असम के डिगबोई में स्थित है, 1901 में शुरू हुआ था। भारत के तारापुर यानी कि महाराष्ट्र में क्या स्थापित हुआ था, तो पहला परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था। कोयला कैसा संसाधन है, तो कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, क्योंकि इसका प्रयोग हम केवल एक बार कर सकते हैं। कौन प्राथमिक विद्युत का उदाहरण नहीं है, तो प्राकृतिक गैस प्राथमिक विद्युत का उदाहरण बिल्कुल नहीं है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो वह स्रोत जो परंपरा चली आ रही थी ऊर्जा प्राप्त करने का, उसे छोड़कर हम द्वितीय ऑप्शन की तरफ चले गए। तो सौर ऊर्जा ऊर्जा का गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो जाएगा, जो नया नया शुरू हुआ है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, तो आज से 20 करोड़ साल पहले हुआ था। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो झारखंड का झरिया नामक जो राज्य है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, झारखंड। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट। सबसे खराब हमने पीट पढ़ लिया था। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। 1975 में सागर सम्राट से शुरू हुआ था। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ बना था, तो असम के डिगबोई में स्थापित हुआ था। प्राकृतिक गैस किस चीज़ के पास पाया जाता है, तो प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। और भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो इसे सतलज नदी पर बनाया गया है। यदि यह पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, नर्मदा नहीं। आप याद रखेंगे कि तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, जो तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। 3 और बच गए। ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो बरौनी में। बरौनी जिला बिहार में स्थित है, तो बिहार के बरौनी में ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। और जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ स्थापित हुआ था, तो महाराष्ट्र के निकट तारापुर में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाएं हैं, तो राजस्थान।
और ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे अनुकूल जगह कहाँ स्थित है, तो खंबात की खाड़ी में। यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, धन्यवाद, स्वस्थ रहें।